नमस्कार और जय हिंद। हमारी इस खास पेशकश युद्ध भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे साथ अगले 1 घंटे रहेंगी प्रेरणा। मिडिल ईस्ट के हालात विस्फोटक हो गए हैं। यहां सीजफायर टूट गया है और महायुद्ध एक बार फिर शुरू हो गया है। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कंट्रोल स्टेशन और निगरानी रडार ठिकानों को निशाना बनाया है। कई जगह धमाकों की आवाज़ सुनी गई। इसकी पुष्टि करते हुए सेंटकॉम ने कहा है कि वो पूरी तरह अलर्ट है और दुश्मन की हर गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब देगा। अमेरिका के इस एक्शन पर ईरान भड़क गया है। बदले की कार्रवाई करते हुए उसने पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों को तुरंत निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मिसाइल और ड्रोन के जरिए अमेरिकी फोर्सेस पर हमला किया। ईरान ने कहा कि उसने जॉर्डन समेत क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर 21 हमले किए हैं। साथ ही ईरान ने धमकी दी कि दुश्मनों को अपनी जान बचानी है तो उन्हें पूरा क्षेत्र छोड़कर भाग जाना चाहिए। इससे 2 दिन पहले होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। 1 दिन बाद ट्रंप ने इसका आरोप ईरान पर लगाया था और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक्शन ले लिया है। इसके अलावा इजराइल का भी ईरान और उसके समर्थकों के खिलाफ आक्रामक रुख बरकरार है। इन सारी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इनका पूरा और सटीक विश्लेषण करेंगे। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ युद्ध भूमि में, जहां हर खबर मिलेगी पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ। मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में झुलसता दिख रहा है। होर्मुज स्ट्रेट पर खींचतान के बीच खाड़ी में अमेरिका और ईरान में तनाव अब सीधे सैन्य टकराव में बदलता दिख रहा है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें और कई ड्रोन अमेरिकी ठिकानों की ओर दागे गए। IRGC ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले के जवाब में उसने कुवैत, जॉर्डन और बहरीन पर जवाबी हमले किए हैं। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए अटैक किया। इन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के ईरान पर हमले और इस पर ईरान के जवाबी पलटवार के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया है। खबरों के मुताबिक ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े पर हमला किया। वहीं कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। ईरान ने कुवैत की तरफ मिसाइल दागी। हालांकि इनमें से कई मिसाइल बीच रास्ते में ही मार गिराई गई जब वो इराक के आसमान से गुजर रही थी। ईरान ने जॉर्डन में F-35 फाइटर जेट के हैंगर पर भी हमले का दावा किया। इस हमले के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए और कई जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। इससे पहले मिडिल ईस्ट में तनाव उस वक्त काफी बढ़ गया जब अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर एयर स्ट्राइक कर दी। काशिम आइलैंड सहित कई शहरों पर अमेरिकी अटैक के बाद धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। अमेरिकी सेना ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान की तरफ से अमेरिकी हेलीकॉप्टर मार गिराने के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। सेंटकॉम ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सेल्फ डिफेंस में अटैक किए गए और ईरानी हमले का उचित जवाब दिया गया। यूएस एयरफोर्स और नेवी ने यह हमला किया। ईरान की एयर डिफेंस रडार साइट पर हमला किया गया और किसी भी हालात के लिए सेना पूरी तरह अलर्ट है। अमेरिकी हमले को लेकर ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी और कहा था कि सही वक्त पर उचित जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान भड़क गया और उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर वो सुरक्षित रहना चाहता है तो उसे उस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। सोशल मीडिया पर अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान की सशक्त सेनाएं किसी भी हमले या खतरे का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ेंगी। तो पिंकी, जो बात हम लगातार इस शो के अंदर कर रहे थे कि अभी ये जो वॉर है, ये जो जंग है, इसकी खत्म होने की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखाई देती। कमोबेश वैसा ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल SK मलिक, डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट, और डॉक्टर अजिताभ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। माथुर सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ये जो पूरा सिनेरियो बना है, वार पलटवार, रिटेलिएशन फिर से शुरू हो चुका है। इधर इजराइल के फ्रंट पर 2 महीने पहले जो सीज फायर हुआ था वो भी टूट चुका है। यानी कि बातचीत से पहले जहां पर युद्ध रुका था, फिर उसी मोड़ पर, उसी मुहाने पर जाकर के खड़ा हो गया है। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? जय हिंद प्रेरणा। देखिए, बिल्कुल जो कल हम बात कर रहे थे, लगभग वही परिस्थिति उभर करके सामने आई है।
और आज जिस प्रकार का वहां पर इशू हो गया है, देखिए आपको एक बात बताऊं, जिस हम सीज फायर की बात कर रहे हैं, लगातार पिछले 15-20 दिनों से वो सीज फायर कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉकेट्स में वो टूटता हुआ नजर आया है। कभी कोई हमला करता है, 2 बम यहाँ फट जाते हैं, 2 एयरक्राफ्ट वहां आ जाते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों पार्टियां, दोनों पक्ष जो हैं वो इसको फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट होने देना अभी भी नहीं चाहते हैं। अब कल जो हम कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर का क्या हुआ, तो यही बात मैंने कही थी कि हेलीकॉप्टर इतना अच्छा टेक्निकली इतना एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है कि इसका एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम है, और निश्चित रूप से इसका जो दोष है वो आईआरजीसी के ऊपर जाएगा और उसका बदला जरूर लिया जाएगा, और वही का वही हुआ। लेकिन आप अगर उस बदले का पैटर्न देखें तो उन्होंने क्या किया है कि सदर्न शोर पे कुछ उनके एयर डिफेंस एसेट्स के ऊपर हमले किए हैं, कुछ उन्होंने उनकी लॉजिस्टिक्स कम्युनिकेशंस के रडार साइट्स के ऊपर हमले किए हैं। वो तमाम हमले इसलिए किए उन्होंने हैं कि वो एक मैसेजिंग वाले के तरीके के हमले हैं। अब उसका पलटवार ईरान ने किया है। जब भी इस प्रकार की, कर्नल मलिक भी यहाँ बैठे हैं, वो उस बात को समझेंगे कि इस प्रकार की जब भी हमले और काउंटर अटैक्स होते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है उसको समझना, प्रेरणा बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि असर जो ईरान के हमले हैं उनका क्या हुआ है, और जो असर अमेरिका के हमले हैं उनका क्या हुआ है, तो आपको निश्चित रूप से वो तस्वीर सामने दिखाई दे जाएगी कि टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरीली आज भी अमेरिका ईरान से कहीं दर्जे बेहतर है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो आप देखेंगे कि जो हमले हो रहे हैं, पहले जब ईरान हमले करता था, जब उसने इजराइल पर हमले किए थे तो 100 मिसाइल, 80 मिसाइल, इस तरह से हमले होते थे। आज उन्होंने 11 मिसाइल फायर करी है कल। क्या मतलब है उसका? 2 वजह, एक वो अपनी मिसाइल समाप्त नहीं करना चाहते, दूसरा उनकी मिसाइल का लेवल इतना कम हो गया है कि वो उसको उस तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते। ये बात कही जा रही है कि हुती भी जंग में कूद पड़ा है। क्या किया है हुती ने अभी तक? 1 मिसाइल फायर करी है, 101। तो 1 मिसाइल फायर करके उसका भी कोई असर कहीं भी नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आपके स्ट्राइक्स का इंपैक्ट आपको साफ तौर पर नजर नहीं आएगा और पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक ये मैं इस बात को कहूंगा कि दोनों एक दूसरे को जैसा कि लाइन आपकी चल रही थी, टिकर पे चल रहा था कि मध्यपुर जो है वो बदलापुर बन गया है, तो एक दूसरे से इसी प्रकार से बदले लेते चले जाएंगे, और इस बात का यकीन रखेंगे दोनों पक्ष के ये उनके हाथ से बाहर नहीं निकल जाए, थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर जाए, और साथ के साथ बातचीत चलती रहेगी। इस पूरे गेम में, पूरे संघर्ष में एक व्यक्ति प्रसन्न है, और उस व्यक्ति का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि वो चाह रहा है कि ये लड़ाई बंद ना हो और ये लगातार अपना जो काम है हिजबुल्लाह को तबाह और बर्बाद करना, वो काम करता रहे, और एक बफर क्रिएट करना सदर्न लेबनान में, जो कि अपने उसके नॉर्दर्न इलाकों को सिक्योरिटी दे सके, वो उसने पूरा करना है। प्रेरणा, ठीक है, मैं कर्नल सिरोही के पास चलता हूं। कर्नल सिरोही, क्या आपको वार और पलटवार में क्या ऐसी चीजें दिखाई दी, जैसा जनरल साहब ने समझाया, जिसके चलते ये एक फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं बदलेगा? आपके हिसाब से अभी भी अमेरिका और ईरान बदला तो ले रहे हैं एक दूसरे पर, काउंटर अटैक भी कर रहे हैं, लेकिन ये फुल फ्लेजेड वॉर में ना बदले, इसकी क्या जो है आप इसका आकलन किस तरीके से करते हैं? कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जो बताता है कि दोनों ने अभी तक इतना रिस्ट्रेन तो रखा है कि फिर से एक बार युद्ध ना शुरू हो जाए? दीपक जी, प्रेरणा जी, आपको बहुत सारा नमस्कार, सभी दर्शकों को भी। देखिए, जो ये लास्ट का जो कल से और आज तक का घटनाक्रम है, ये दिखाता है, जो माथुर साहब बोले थे, मेरे ख्याल से वो सही लाइन, बिल्कुल सही एनालिसिस की एक सही लाइन ये है कि दोनों के दोनों एक तरह से पावर पोजिशनिंग तो करना चाहते, लेकिन युद्ध को इस लेवल पर नहीं लेके जाना चाहते कि वो सच में एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि जहां कंट्रोल करना उसको मुश्किल पड़ जाए। देखिए, ये अमेरिका को मालूम था कि अपाचे, जो कि एक गनशिप है, बहुत एडवांस गनशिप, दुनिया के बेहतरीन गनशिप में एक होता है, उसको किसने नष्ट किया है, ये जानता था, ये ईरान को भी मालूम है। लेकिन
कल उनकी पोजीशन ये थी कि हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। अगर वो इसका जवाब नहीं देगा तो देखा जाए तो एक तरह से यूएस की तरफ एक कमजोर पक्ष उसका दिखना शुरू हो जाता है। ये हम सबको निष्कर्ष में बिल्कुल क्लियर है अब तक कि अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहता है, लेकिन वो एक सेफ से तो चलो हो जाएगा, लेकिन एक रेस्पेक्टफुल एग्जिट को चाहता है। और वो ये चाहता है ताकि अपने देश में, अमेरिका के अंदर वो एक सिग्नल दे सके कि देखिए हमने इस युद्ध में काफी चीज गेन किया है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे सभी पूरे ना होगा, मेजर जो ऑब्जेक्टिव थे, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए गए हैं। लेकिन अब आते हैं ईरान की तरफ। ईरान ये सब चीजें, चाहे हुती है या फिर हिजबुल्लाह है, बीच बीच में उनको उभार के वो ये चाहता है कि जब भी बातचीत चल रही है पर्दे के पीछे, उसमें मैं पावर ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर पाऊं, पावर ऑफ स्ट्रेंथ से बात करूं। लेकिन इस चीज को हिजबुल्लाह का न्यूट्रलाइज करता है इजराइल। इजराइल का बिल्कुल साफ पक्ष है कि अगर आपने जरा सा भी यहां पर कोई रॉकेट दागा, कोई छोटी मिसाइल दागी या कोई आपने फिजिकल असॉल्ट किया, तो आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इजराइल का जो स्टेक है वो दूसरे हिसाब से है। जी, दूसरी बात ये आ जाता हूं कि तीसरा जो हूती वाला है, ये एक सिग्नल मात्र है। सिग्नल मात्र ये है कि उसका कहना ये है कि हॉर्मुज जो हथियार है उसको मैंने पकड़ा हुआ है, और दूसरा मेरा जो हथियार है जो बाब अल मंदेल वाला है, जो कि मात्र 20 ऑड किलोमीटर का गैप है वहां पर, उसको मैं अपने हूती के थ्रू चैनलाइज करूंगा, कंट्रोल करूंगा। तो ये सब एक तरह सिग्नलिंग चल रही है, स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग बनाने की सिग्नलिंग चल रही है। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे पूरा यकीन है कि पर्दे के पीछे जो बातचीत चल रही है वो हो क्या रहा है, कि देर क्यों लग रहा है। देखिए, दो देर इसलिए शायद लग रहा है कि जो बेसिक चीजें, फंडामेंटल चीजें हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की, उन पर आम राय नहीं बन पा रही है, और उन पर एक तरह से गिव एंड टेक चल रहा है, एक तरह से उन पर नेगोशिएशन चल रही है। वो नेगोशिएशन अभी किसी एक आम राय पर नहीं पहुंची है। एग्जाम्पल ऐसे बताता हूं आपको। देखिए, झगड़े का कारण, इसका ऑपरेशन का कारण अमेरिका से पहले इजराइल है। इजराइल के लिए जो वहां पे हमास और हिजबुल्लाह जो उन्होंने ऊपर यमन उसमें बैठाए हुए लेबनान के अंदर, अगर वो अपनी तरफ से कोई अश्योर करता है ईरान, तो मेरे ख्याल से झगड़ा वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन वो नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि जैसे कि हमारा कल आपसे बातचीत हो रही थी कि उन्होंने वर्षों की तपस्या के बाद इनको पाला पोषा है, अपना काम कराने के लिए दूर बैठे बैठे, और अपना काम कराने के लिए इन प्रॉक्सीज को तैयार किया है। तो अपने लेफ्ट राइट हैंड को जो तैयार किया है उनको ऐसे थोड़े कटने देगा वो। और दूसरी बात ये होती है कि उसके लिए एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे ये फायदा होता है कि एनी डर्टी जॉब तो ईरान आराम से पल्ला भी झाड़ सकता है कि मैंने नहीं किया, जो कर रहा है हिजबुल्लाह कर रहा है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है, और ईरान तो इसको खुलेआम स्वीकार भी करता है कि यस दे आर माई पीपल, मैं उनको सपोर्ट करता हूं, हथियार और पैसा इन्हीं से जाता है। तो कुल मिला के ये सिचुएशन ये आ रही है कि जो बातचीत चल रही है, बातचीत पे अभी बार्गेनिंग और हार्ड नेगोशिएशन चल रही है, इसलिए वो डिले हो रहा है। ठीक है, बार्गेनिंग और हार्ड नेगोशिएशन। कनन साहब ये रुकते हैं, मैं आगे आपसे और समझूंगा। मैं सीधे डॉक्टर अजिताभ के पास चलता हूं। डॉक्टर अजिताभ, बार्गेनिंग और हार्ड नेगोशिएशन तो समझ पड़ती है, लेकिन अपाचे के साथ जो कुछ हुआ, आज आईआरजीसी ने उससे बाकायदा पल्ला झाड़ने की कोशिश की। अब्बास अराक्ची ने साफ साफ कहा कि आईआरजीसी या ईरान का इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से कोई लेना देना नहीं है। क्या अमेरिका के पास इस बात की पुख्ता जानकारी होगी कि नहीं भाई इसके पीछे ईरान ही है, तभी उसने काउंटर अटैक किए होंगे? बिल्कुल दीपक जी, देखिए, सेंट्रल कमांड ने तो कहा है कि अपाचे को गिराया गया, ये स्पष्ट है। और अब ईरान ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर ली है। उसको कहीं ना कहीं डर है कि जो हाल में इजराइल ने हमास को छोड़ा है, हिजबुल्लाह को बर्बाद किया है, अगर उसको जवाब नहीं दिया गया और इमीडिएट जवाब, टाइमली, इमीडिएटली, डिसाइसिवली उसको नहीं दिया गया, तो ईरान पे भी हावी हो जाएगा अमेरिका और इजराइल। और ध्यान दीजिए, ये दोनों सुपर पावर विश्व के सबसे ताकतवर देशों में है। इनके पास 3M जो कहते हैं, माइंड, मसल, मनी, तीनों है। लेकिन यहाँ पे 2J मैं कहूंगा, ईरान का जज्बा और जिगर वो हावी होता दिख रहा है। और हावी ऐसे वैसे नहीं हो रहा है दीपक जी। 50 साल की लगभग जो सैंक्शंस अमेरिका ने इस पे लगा रखे हैं, इसको आर्थिक रूप से बर्बाद करने की कोशिश की, इसके प्रॉक्सीज को बर्बाद करने की कोशिश की, इसके एलाई जो सीरिया में जैसे बशर असद थे वैसे लोगों को किया, तख्ता पलट की कोशिश की, लोगों को भड़काया। जनवरी में इतना बड़ा विद्रोह हुआ, आर्थिक रूप से तोड़ दिया गया। उसके बावजूद भी ईरान
एक तरह से कहिए डिटरमिन्ड है और जमा हुआ है, जवाब दे रहा है। और देख लीजिए आज कितना व्यापक उसका है। उसने MQ-9 जो है उसका एक तरह से अमेरिका टोही जो कोशिश करता है टोह लेने की, अभी भी वो हॉर्मुज को का था नहीं ले पाया अमेरिका। 100 दिन के बावजूद भी अमेरिका को हॉर्मुज अथाह ही लग रहा है, और हॉर्मुज में उसने MQ-9 तो मारा ही ईरान ने। अब वो बहरीन और कुवैत और जॉर्डन तक अटैक कर रहा है। 21 ठिकानों पे जैसा आपने कहा कि उसने अटैक किया। ये दिखाता है कि ईरान अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर चुका है। ईरान अब जवाब दे रहा है, और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अब निगोशिएटिंग टेबल पे ये लोग आ पाएंगे। और जो राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो 3D का कंसेप्ट है, जो एक तरह से कह लीजिए डस्ट, डॉलर और डिसरप्शन, इसको कहीं ना कहीं इसको संभालने की जो उनकी दरकार थी, अब वो टूटता नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे कि एक तरफ तो दोनों एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। कम से कम पिछले 24 घंटे में ऐसा ही हुआ। तो फिर दोनों बातचीत की मेज पर या ट्रैक टू डिप्लोमेसी के जरिए भी बातचीत की मेज पर कैसे हैं, इसको समझेंगे। और इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। बड़ी ब्रेकिंग यह है कि इजरायली हमले में 2 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई है। ईरान ने सैनिकों की मौत की बात कबूली है। इजराइल ने 2 दिन पहले ये एयर स्ट्राइक की थी और ईरान ने माना है कि उसके 2 सैनिकों की मौत हो चुकी थी। अब क्या इस संदर्भ में क्या दोनों जल्द बातचीत की टेबल पर बैठ जाएंगे? जनरल माथुर साहब के पास चलते हैं। जनरल साहब, मुझे ये समझाइए कि देखिए, माल का तो नुकसान हो ही रहा है, ईरान को जान का भी नुकसान हुआ। हालांकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा रीड नहीं करता, लेकिन मैं इतना आपसे ज़रूर समझना चाहता हूं कि जो संभावना जताई जा रही थी कि कतर के अंदर दोहा में अमेरिका और ईरान एक बार फिर बातचीत की टेबल पर बैठे, उसको लेकर आपको नहीं लगता ये हफ्ते 2 हफ्ते एक बार फिर पीछे खिंच गया है? आज के इस घटनाक्रम के बाद ट्रैक 2 पर क्या डिप्लोमेसी हो रही है, हम उसमें जाते ही नहीं। दोनों समझाएंगे कि हमने किन हालातों में आप पर हमला किया, वो कहेगा हमने किन हालातों में आप पर हमला किया। ईरान तो डिनाई कर देगा कि हमने अपाचे गिराया ही नहीं। तो इन परिस्थितियों में आपको नहीं लगता बातचीत की टेबल पर बैठना पीछे खिसक गया है? दीपक, देखिए, बातचीत की टेबल पे बैठना पीछे मुझे नहीं लगता किसका की वजह मैं आपको बताता हूं कि ये जो हो रहा है, ये हर एक दोनों पक्ष जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आने का प्रयास कर रहे हैं, और कोई भी ये नहीं दिखाना चाहता कि हमारे ऊपर अगर हमला होगा तो हम चूंकि हम बातचीत कर रहे हैं इसलिए उस हमले का जवाब नहीं देंगे। तो ये चाहे एक्सीडेंटल हुआ हो चाहे कैसे भी हुआ हो, एक बहुत बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला किया गया और उसको गिरा दिया गया, तो नेचुरली उसका जवाब आना ही था, आप कुछ भी कर लें। उसी प्रकार से ईरान ने भी जब लगातार हमले हो रहे हैं तो उसका भी जवाब आना था। लेकिन मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूं वो यही है कि जो ईरान के हमलों की इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों कम, आप देखिए, बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह यही है कि ईरान किसी भी हालत में इसको वापस पुरानी वाले परिस्थिति में ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अब चूंकि वो उस परिस्थिति में ले जाने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका भी यहां से निकलना चाहता है, इसलिए मेरा ये मानना है कि जो बातचीत है वो चलती रहेगी। कितना भी इस प्रकार के हमले और काउंटर अटैक और काउंटर ऑफेंसिव होते रहें। दूसरी बात जो हमने बात करी कि नुकसान उनको सोल्जर्स का भी हो रहा है, लड़ाइयां जब होती हैं तो इस प्रकार से सोल्जर्स का नुकसान होना ये बिल्कुल लाजमी है। बहुत, इट्स ए वेरी वेरी नेचुरल आउटकम, बाय प्रोडक्ट है आपका किसी भी वॉर का। तो इसमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बात समझने की है, जो बार बार मैं कहता हूं कि आपको डैमेज असेसमेंट करने की आवश्यकता है। ईरान के हमले इंटेंसिटी में कम है, फ्रीक्वेंसी में कम है और इफेक्ट में बहुत कम है। उसी प्रकार से जब अमेरिका इजराइल के हमले हैं, इजराइल हमेशा हमले जब भी करता है, आप देखिए जितने भी हमले उन्होंने करे एक्यूरेट हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एयर डिफेंस आपका नाकाम करा है और उसके बाद उन्होंने स्टैंड ऑफ से फायर करके और आपके ऊपर एयर स्ट्राइक करे हैं। फ्री, आज तक इजराइल का एक भी जहाज को खरोंच भी नहीं लगी है इतने बड़े युद्ध में। पर अमेरिका के तो गिरे हैं सर, बताता है? अमेरिका के जहाज तो गिरे हैं।
बिल्कुल गिरे हैं, बिल्कुल। उसके उसके मैं आपको उसकी भी वजह भी बता दूंगा क्यों अमेरिका के जहाज गिरे हैं। वो इसलिए गिरे हैं कि अमेरिका जो जो अमेरिका के जहाज ऑपरेट कर रहे हैं वो ईरान के बहुत नजदीक ऑपरेट कर रहे हैं, और जब बहुत नजदीक आप उसके ईरान के ऑपरेट करते हो तो ईरान के जितने भी एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स हैं कम से कम रेंज वाले भी, जो इजराइल का जहाज है अगर वो 1000 मील दूर से ऑपरेट कर रहा है तो आप देखेंगे कि आपको उस 1000 मील दूर से उसको उन्हीं वेपन से आप उसको एंगेज कर सकते हैं जो कि इतना दूर जा सकते हैं। तो उस कैपेबिलिटी को पहले डेग्रेड करने के बाद उन्होंने किया है। अब चूंकि अमेरिका के जहाज और उसमें भी मैं बता सकता हूं लगभग 40-50% जो जहाज अमेरिका गिरे हैं उनके अपने खुद के गिराए हुए हैं, और खुद की गलती से वहां पर जो उनके जो रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट थे या दो एक और, तो वो अपने आप भी उन्होंने काफी सेल्फ गोल भी किए हैं। तो जहां तक मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं वो ये है कि ईरान और अमेरिका के पास मिलिटरीली श्योर शॉट अपर हैंड है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और चूंकि दोनों चाहते हैं कि बातचीत हो, अमेरिका बहुत डेस्परेटली यहां से निकलना चाहता है। अमेरिका अपने आप को दीपक एक ऐसे युद्ध में फंसा हुआ देख रहा है जिसको वो जीत नहीं सकता, क्योंकि जीत उसकी तभी होगी जब वो जीतेगा। अगर वो स्टेलमेट में है या ईरान की तरफ है तो वो उसको ह्यूमिलिएशन है। दूसरी बात, उस युद्ध को खत्म नहीं कर पा रहा, कोई तरीका उसको नजर नहीं आ रहा कैसे खत्म करे। और तीसरा, उसमें से वो निकलने की परिस्थिति में नहीं है। आप देखिए दीपक कि अगर ईरान ने जो कहा है कि आप पूरा का पूरा पश्चिम एशिया खाली करके चले जाएं, इट विल बी एन इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी फॉर यूएस। आप देखिएगा पेट्रो डॉलर का क्या हाल होने वाला है। आप यहां से तो पश्चिम एशिया को छोड़ करके जाना अमेरिका का दी एंड है। ये आप देखिएगा ये सरेंडर ही नहीं होगा जनरल साहब। ये तो ऐसा होगा कि गल्फ ऑफ ओमान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जाके कूद जाएं। ईरान कमोबेश ऐसा ही चाहता है। अगर गल्फ ऑफ ईरान में ना कूदें तो हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर जाकर ट्रंप कूद जाएं। अब मुझे पता नहीं कि वहां पे 3-4 आदमी पानी है कि नहीं, उतना पानी तो होगा ही क्योंकि जहाज वहां से निकलते हैं। लेकिन ये जो कंडीशंस हैं ये और डिफिकल्ट बनाती हैं। और जो बेसिक 2 कंडीशंस हैं, एक तो हॉर्मुज स्ट्रेट का खोलना, और उससे पहले की भी ये कंडीशन कि आपको परमाणु हथियार बनाने का अधिकार नहीं है, आप इनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपो। ये कितनी बड़ी दिक्कत पैदा करेंगे। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह हमला दक्षिणी ईरान के जाम क्षेत्र में किया गया है। ड्रोन गिरने से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। फिलहाल अमेरिकी सेना की ओर से MQ-9 ड्रोन गिराए जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, ईरान ने दावा ये किया है कि अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है ईरान ने। और न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये जो हमला है वो दक्षिणी ईरान के जाम क्षेत्र में किया गया है। और ड्रोन गिराने से जुड़ा एक वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पर सामने आया है जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। फिलहाल अमेरिकी सेना की ओर से इसको लेकर के कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। MQ-9 ड्रोन गिराए जाने की खबर तो है कि ईरान ने गिराया है, न्यूज एजेंसी की तरफ से ये खबर सामने आई है, लेकिन अब तक इसका कोई भी इससे जुड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट के समंदर में टकराव बढ़ता हुआ दिख रहा है। अदन की खाड़ी में ब्रिटिश शिप पर हमला किया गया है। बोट पर सवार हमलावर ने फायरिंग की है। ब्रिटिश सेना का यह स्टेटमेंट, हॉर्मुज में भी जहाजों की आवाजाही पर सीधे सीधे इसका असर पड़ रहा है। यानी कि दीपक सर, कुल मिलाकर जो स्टार्ट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि गन पॉइंट डिप्लोमेसी बहुत लंबे अरसे से काम कर रही है, वो अब भी फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। इसका एक बड़ा इंपैक्ट ग्लोबली पड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए दिक्कत क्या है, चलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो मैंने मान लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो है परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर दिया, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी ने आसपास के मूवमेंट को भी प्रभावित किया है। आप देखिए भारतीय 24 क्रू वाला जो जहाज था उस पर किस तरह से अटैक करके जो है उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। हालांकि ओमान के जो तटरक्षक हैं उन्होंने 24 क्रू को बना लिया, लेकिन दिक्कत कहां पे खड़ी हो जाएगी, हूती जो अगर ये कहा जाए कि नेवल फोर्स है, नेवल आतंकवादी फोर्स है, ये कहा जाए, मैं मानता हूं उनके पास बड़े हथियार नहीं है, लेकिन एक इरिटेंट तो बने रहते हैं ना। अगर एक हूती ने मिसाइल मारी और मिसाइल मारने से जहाज का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया तो शिप कहाँ जाएगा, रिपेयरिंग में जाएगा। वैसे ही तेल गैस अगर उसके अंदर लदा हो तो वो आग का गोला बन जाएगा, फिर तो उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। और हूती इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है। तो अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि हूती ने किसी भी तरह
तरह से इस युद्ध में कोई जो है भाग नहीं लिया था, लेकिन अब धमकी दी जा रही है कि बाब अल मंदेब को बंद कर दिया जाएगा। तो आने वाले समय में सिचुएशन और गड़बड़ाएंगी क्या, इसी को समझते हैं। जल माथुर, आपको लगता है आने वाले समय में जो फ्री नेविगेशन है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसके हिसाब से जहाज़ों की आवाजाही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते से हो सकती है, जिसको ईरान ने जिस समझौते का उल्लंघन किया, क्या आपको लगता है आने वाले समय में बाब अल मंदेब में भी हमको वही देखने को मिल सकता है? देखिए, बाब अल मंदेब का जहां तक प्रश्न है दीपक, इस हुती ने 2024 में भी बाब अल मंदेब को प्रभावित किया था। ये जब गाजा पे हमले हो रहे थे लगातार, उसके बाद बाब अल मंदेब को इन्होंने प्रभावित करने का प्रयास किया था। देखिए, आप आज की परिस्थिति को, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, उसको देखने की आवश्यकता है। ईरान, एक समय ऐसा हो लग रहा था कि ईरान के पक्ष में बहुत सारे दुनिया के देश आकर के ईरान के पक्ष में हो रहे हैं, या अगर पक्ष में नहीं है तो कम से कम ईरान के खिलाफ बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो तमाम देश, अगर इन्होंने बाब अल मंदेब को छेड़ने की कोशिश की, वो इससे अलग होते हुए आपको नजर आएंगे। आप देखिए, बाब अल मंदेब का सिर्फ तेल और ऊर्जा का परिवहन नहीं है। यूरोप का जितना भी ट्रेड है साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, वेस्ट एशिया से, वो तमाम ट्रेड रेड सी से निकलता है, आपके सुएज कैनाल के रास्ते से, मेडिटेरेनियन से, जो भी मेडिटेरेनियन को और इंडियन ओशन को जोड़ने की कड़ी है। इसके ऊपर अगर आपने दबाव डाला तो पूरा विश्व प्रभावित होगा, और मुझे लगता है ये ईरान के लिए कोई बहुत बेहतर बात नहीं होगी। यही वजह है कि ईरान, वरना अगर इतना आसान होता और इसका कोई रेपरकशंस को ईरान की परवाह नहीं होती तो अभी तक वो बंद कर चुका होता, क्योंकि उनको पता पड़ गया है कि एक परमाणु बम उन्होंने हॉर्मुज़ में लगा लिया, दूसरा परमाणु बम बाब अल मंदेब में लगा लें। इनके पास, हुती के पास, वहां पर उनकी पूरी नेवी है, पूरी IRGC है, पूरे ईरान की शक्ति है, पूरे ईरान का भूगोल है। वहां वो कुछ नहीं कर पा रहे और उसको अमेरिका ने ब्लॉकेड करके ईरान को ही परेशान करके रखा हुआ है। तो वो इस बात को समझता है कि बाब अल मंदेब को बंद करने का क्या अर्थ होगा। दूसरी बात, जहां तक इसका जो फंडामेंटल इशू है, जो थ्योरेटिकल इशू है, उसका वो इशू ये है कि आप देखिए कि इस प्रकार के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों को बाधित करना दिया गया किसी को, तो ये पूरी दुनिया की व्यवस्था को बिगाड़ देगा। पूरे विश्व की व्यवस्था को बिगाड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया जा सकता। आप उसके कारण कुछ भी रहे हो, अमेरिका ने क्या किया, इजराइल ने क्या किया, इट हैज नो मीनिंग। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि किसी भी कीमत पर किसी भी देश को, चाहे वो ईरान हो, ओमान हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, हुती हो, कोई भी हो, किसी भी देश को एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जल मार्ग को बाधित करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। और अगर ये एक बार चलन शुरू हो गया तो आप देखिएगा मलाक्का में क्या होगा, और सुंडा स्ट्रेट में क्या होगा, और जिब्राल्टर में क्या होगा, और सुएज कैनाल में क्या होगा, और पनामा में क्या होगा, कि पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं को पूरा खराब कर देंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो कायदे कानून है, जो थोड़े बहुत कायदे कानून है, उनको मानने की आवश्यकता है। और अगर कोई देश इस पे इंसिस्ट करता है कि नहीं, मैं ये नहीं करने दूंगा, और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है हमारी प्रॉपर्टी है, तो फिर उसको सबक सिखाने की पूरी दुनिया की जिम्मेवारी है। ये मेरा मानना है। और आने वाला समय आप देखेंगे कि वो बाब अल मंदेब पर को रोकने से पहले 50 बार सोचेगा। अभी भी जो उन्होंने कहा है वो सिर्फ यही कहा है हुती ने कि हम इजरायली जहाजों को बाब अल मंदेब से निकलने नहीं देंगे। देखिए, जब उनकी पूरी नेवी और पूरी तमाम सेनाएं मिलकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अपना अकेले का कब्जा वो नहीं कर पा रही हैं और खुद परेशान हो रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि हुती, जिसके पास मिसाइलों की संख्या भी सीमित है और वो लगातार पिछले 14 साल से युद्ध की परिस्थिति में है, वो सऊदी अरब से लड़ाई लड़ रहा है, यमन के अंदर आपस में एक दूसरे में लड़ाई हो रही है, तो ये कितना इफेक्टिवली इसको बंद कर पाएंगे। और दूसरा, जो इसके दूसरी साइड पे जो देश हैं, उनको जो बाकी दुनिया किस प्रकार से प्रभावित करेगी और उनके ऊपर किस प्रकार का दबाव डाला जाएगा ताकि इस क्रिटिकल चोक पॉइंट को चालू रखा जाए, इतना आसान नहीं होगा दीपक। और मैं ये मानता हूं कि अगर उन्होंने करने का प्रयास किया तो हुती को इस बुरी तरह से हुती के साथ हैंडल किया जाएगा कि उनको पता नहीं पड़ेगा कि वो कब एग्जिस्टेंस में आए थे और कब कहां से कहां चले गए। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्योंकि हम हिजबुल्लाह के बारे में भी यही सोचते हैं, हम हमास के बारे में भी यही सोचते हैं, लेकिन फिर कुकुर मुत्ते की तरह, या फिर ये कहें कॉकरोच,
कॉकरोच आजकल बड़ा अच्छा वर्ड है ना, बार बार सोशल मीडिया पे चलन में रहता है कॉकरोच कॉकरोच। लेकिन डॉक्टर अजीताभ, आपको याद होगा जब युद्ध शुरू हुआ था तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्री नेविगेशन होना चाहिए, इसको लेकर ब्रिटेन ने कई सारे देशों की एक बैठक बुलाई थी, ऑनलाइन बैठक हुई थी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी उसके अंदर शामिल हुए थे। अब सवाल ये होता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भूल गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है? क्या उसको खोलने के प्रयास क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए दीपक जी, ये कानून सबके लिए है। आज ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में जोर दे के कहा है कि जो यूएन चार्टर है आर्टिकल 51 के तहत ईरान ने सेल्फ डिफेंस में ये अटैक किया है अपने को बचाने के लिए। नेशंस का चार्टर भी कहता है कि देश को, किसी देश अगर अटैक करता है तो उसको बचने का अधिकार है। तो ये कानून का उल्लंघन दोनों तरफ से है। अंतर्राष्ट्रीय वाटरवेज है उस पर का उल्लंघन तो कब से हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी तो वही कर रहे हैं। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। आप सोच लीजिए, अमेरिका ने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को क्या कहा था राष्ट्रपति ट्रंप ने, हम युद्ध नहीं करेंगे, अमेरिका को युद्ध में नहीं लाए जाएंगे। आज देख लीजिए वहां क्या स्थिति है कि उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक और आप कह लीजिए कूटनीतिक, रणनीतिक भी स्टेक खतरे में है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा जो स्पोर्टिंग इवेंट है फीफा वर्ल्ड कप कल से अमेरिका में शुरू हो रहा है। कोई ऐसा देश होगा जो दुनिया के बड़े इवेंट को होस्ट करेगा और दूसरी जगह बमबारी करने की सोचेगा या कर रहा है? सोचिए कितना बड़ा खतरा अमेरिका ने और लिया नहीं है। इनके सारे कैलकुलेशन गलत साबित हुए। जो इन्होंने अपना, खास करके मैं राष्ट्रपति ट्रंप को इसके लिए ब्लेम दूंगा कि जिस तरह से इन्होंने अपनी रणनीति बनाई या अपने रणनीतिकारों की अनदेखी की, अवहेलना की, आज उसका ये परिणाम दिख रहा है कि MQ-9 हॉर्मुज में तो वो फंसे ही हैं। बाब अल मंदेब, जिसको हिंदी में उसका एक मीनिंग है आंसुओं का द्वार, अब वहां से भी आंसू निकालने के उपाय किए जा रहे हैं हुतियों द्वारा, कहिए ईरान का बेसिकली। और उनको पता है ईरान तो खत्म है, लेकिन उनको पता है कि भाई हम इस हार में भी हमारी जीत है। उनको क्या लगेगा, एक छोटा सा ड्रोन यूज करेंगे। हॉर्मुज में वही किया है। अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर इतने हाईली टेक्निकल और स्किल्ड, जो कह लीजिए अपाचे को गिरा देना, MQ-9 को गिरा देना इतनी आसान नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा ड्रोन लेके हॉर्मुज को कैप्चर कर लिया, वैसे ही बाब अल मंदेब को भी वो कभी भी कर सकता है और अमेरिका को एक तरह से लीजिए घुटने पे ला दिया है। जो अभी उसकी स्थिति आ गई है, राष्ट्रपति ट्रंप को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मुझे ये लगता है। अब इजराइल की बात, इजराइल तो अपना जो है उसका एक फिक्स है ऑब्जेक्टिव्स, उस पे लगा हुआ है और उसके तो बल्ले बल्ले हैं। लेकिन अमेरिका अपने ही लोगों से दूर चला गया। जो नेटो ने या जो आपने कहा इंटरनेशनल एक कवायद हुई थी, वो भी अभी तक कहीं भी आगे बढ़ता इसलिए नहीं दिख रहा है कि अमेरिका की नीतियां बहुत क्लियर नहीं रही हैं और अमेरिका ने अपने ही साथियों को अलग किया है। नहीं तो गल्फ वॉर 1 में 30 से ज्यादा देश, गल्फ वॉर 2 में 40 से ज्यादा देश अमेरिका के साथ थे, और जबकि उस समय बहानेबाजी भी थी, झूठ भी बोला गया था, फिर भी तो देश उसके साथ आए। और आज जब रियल में हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। क्यों? अमेरिका को ये जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, क्यों अमेरिका को ये जरूर सोचना चाहिए। लेकिन कर्नल मलिक साहब, मैं हाल ही में ना जो भारत के जो टॉप पॉलिसी मेकिंग, जो डिप्लोमेसी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जो भारत के लिए कूटनीति का नीति निर्धारण करते हैं, उनमें से एक फंक्शनरी से मैं मिला था और मैंने उनसे पूछा कि आपका ईरान वॉर का क्या कैलकुलेशन है, आपको क्या दिखाई देता है। उन्होंने सिर्फ एक लाइन मुझे कही, उन्होंने कहा कि अमेरिका और ट्रंप इस वॉर में बुरी तरह फंस गए हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जी दीपक जी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर लग रही है कि वो फंस गए हैं, और फंस गए हैं इसलिए कि अपनी नीतियां जो उनकी रही है उसमें क्लैरिटी नहीं रही है, और दूसरे साथ साथ असेसमेंट में भी उनके पूरी डिसीजन मेकिंग, मुझे देखिए अमेरिका में कितने लोग और किस पोजीशन पर बैठ के डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, असेसमेंट कर रहे होंगे। उनके पास AI है, टेक्नोलॉजी है, इतनी पिन पॉइंटिंग सैटेलाइट फोकसिंग है उनके पास। इसके बावजूद भी मेरे ख्याल से आज ये सिद्ध हो रहा है कि ये उनका जो भी प्लानिंग रही है ये ब्लंडर प्लानिंग रही है।
क्योंकि ये बात सही है कि चलिए दो देशों में युद्ध होता है, उनकी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इंटरेस्ट को लेकर, लेकिन इस तरह से दूसरे देश की शक्ति को एसेस करना मेरे ख्याल से ये एक हाराकरी की तरफ इशारा करता है। अभी ट्रंप साहब हर हालत में ये चाहते हैं कि उनकी इज्जत भी बची रहे, उनका मान सम्मान बचा रहे, और किसी तरह से इसी स्टेज पे वो आपको एक ऑनरेबल सिचुएशन में एग्जिट ले ले। अभी बात यह है कि ईरान को ये फ्यूल कहां से मिल रहा है, शक्ति कहां से मिल रही है। देखिए, ईरान के पास जो इनिशियल असेसमेंट थे, एडी में प्रॉब्लम, एयरफोर्स प्रॉब्लम, उनकी शक्ति ड्रोन और मिसाइल की पूरी दुनिया मानती थी, जो कि उन्होंने प्रदर्शित भी की। अभी उनको ये लगातार शक्ति कहां से मिल रही है कि वो अमेरिका को बार बार चैलेंज कर रहे हैं, उनके वेपनरी को एक तरह से हिट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अपनी शर्तों को बार बार रिट्रेट करके लाद भी रहे हैं कि या तो हमारी बात मानिए, नहीं तो नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी। तो ये शक्ति मिल रही है उन 2-3 कंट्री से जिनके लिए ये लड़ाई चलती में फायदेमंद है। कौन कौन ऐसे कंट्री है? साफ सी बात है, पिछले 2 महीनों के अंदर सबसे कंट्री ने जिसने सबसे ध्यान खींचा है वो है चीन, जिसको कि अमेरिका हॉर्मुज के रास्ते नुकसान पहुंचाना चाहता था। जैसे कि उसने वेनेजुएला पे एक बहुत स्मूथ एक ऑपरेशन करके और ये सोचा कि इट विल बी आल्सो केक वॉक, तो ये केक वॉक के इंप्रेशन के अंदर में वो आ तो गई। उन्होंने सोचा यहां से तेल बंद करूंगा तो मेरी मर्जी से, मेरी शर्तों से तेल का ट्रेड होगा, उससे क्या होगा कि चाइना को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। क्योंकि क्या हो रहा था, पिछले साल से जब से ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़ा था, उन्होंने इतने देशों को अपना दुश्मन तो बनाया, इसके साथ साथ उनके साथ प्रॉब्लम है चाइना की। चाइना के साथ जब भी उन्होंने ये कुछ भी करने की कोशिश की ट्रेड पे या किसी चीज पे, चाइना ने उनका उल्टा चूड़ी टाइट कर दी। और इस चक्कर में ट्रंप साहब ये देख रहे थे कि ये इजराइल के को जो एक तरह से इजराइल का जो मकसद है, उसके साथ साथ उनका भी मकसद सिद्ध हो रहा है कि वो चाइना को भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर ले लेंगे और चाइना को टाइट करेंगे। अब बात पड़ गई उल्टी, इसमें जितना युद्ध चलेगा, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना पूरा सपोर्ट देते रहेंगे ईरान को, हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, इंटेलिजेंस से, लाइव पोजीशनिंग ऑफ देयर ईच एंड एवरी एसेट्स वो उनके साथ शेयर कर रहे हैं। और यही रीजन है कि ईरान इतनी हिम्मत करके डटा हुआ भी है। हालांकि मैं सोसाइटी की बात अलग करता हूं, क्योंकि ईरान के अंदर डिसीजन जो ले जा रहे हैं वो IRGC ले रहा है। अगर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन वहां पर डिसीजन लेता तो अब तक काफी चीज मेरे ख्याल से वर्कआउट हो चुकी होती, क्योंकि IRGC का कहना यह है कि एक बार हमने अपने को सॉफ्ट बना लिया तो हमेशा के लिए हमें दबना पड़ेगा। और खासकर अमेरिका की पोजीशन दूसरे तरीके से भी इसमें फंसी हुई मिलती है। एक तो उसके सारे मित्र देश हैं जिन्होंने पेट्रो डॉलर के दम पर उसको सिंहासन पर बैठाया, यानी GCC कंट्री, सऊदी अरब से लेकर नीचे तक सारे के सारे कंट्रीज के उसके अंदर बेसिस हैं। और मैसेज दुनिया के अंदर एक बहुत ही नेगेटिव गया कि अपने मित्र राष्ट्रों को आप इतना एश्योरेंस देने के बाद भी उनको आप बचा नहीं पाए, डेस्पाइट योर मॉडर्न वॉरफेयर, मॉडर्न इक्विपमेंट। तो ये सब चीजें अमेरिका के खिलाफ स्टैंड जारी है। जी दीपक, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात है प्रेरणा, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई और जिस तरह से हम देख रहे हैं अमेरिका की सिचुएशन को, इजराइल की सिचुएशन को और ईरान की सिचुएशन को, इन तीनों सिचुएशन के हिसाब से ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि भाई मेरे पर हमला हुआ तो मैं तो पलटवार करूंगा। अमेरिका पलटवार करने से हिचक नहीं रहा है। इजरायली अपनी बिल्कुल अलग ट्रिप पर है। ऐसे में क्या परिस्थितियां आने वाले समय में बनेंगी, इसका विश्लेषण करेंगे कर्नल मलिक के साथ, जनरल माथुर के साथ और डॉक्टर अजिताभ के साथ। और इस बीच एक बड़ी खबर, इजरायली सेना ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल ईरान पर फिर हमला करेगा। इजरायली सेना प्रमुख एयाल जामिर ने कहा कि हाल में ईरान पर किया गया हमला इससे भी बड़े अभियान की तैयारी का हिस्सा था। जामिर ने कहा कि हालिया संघर्ष के दौरान इजराइल की रक्षा और हमला करने वाली सभी सैन्य प्रणालियां पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने ईरान की तरफ से आए हमलों को रोका और तुरंत जवाबी कार्रवाई की। हालांकि देखिए, इन सब के बीच में खास बात यह है कि सीधे सीधे इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि जो हाल में हमला किया गया ये इससे भी बड़े अभियान की तैयारी थी। एक और वॉर ब्रेकिंग, लेबनान पर फिर इजराइल का हमला, टायर शहर के पास अटैक किया गया है और इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत। ये लेबनान की तरफ से जो है स्टेटमेंट दिया गया है। लेबनान पर फिर से इजराइल का अटैक। और मैं आपको बता दूं, मैंने तस्वीरें देखी,
पिछले 48 घंटे में मैंने ऐसी कई तस्वीरें देखी कि टायर शहर से बोरिया बिस्तर बांध के लोग आईडीएफ के हमले के डर से, इजराइल के हमले के डर से वहां से निकल के जा रहे हैं, उस जगह को पूरी तरीके से छोड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, ये युद्ध शुरू किस लिए किया गया था? सबसे पहली बात तो ये थी कि हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दे सकते। आपको लगता है सर इस पर बातचीत भी शुरू हुई है? जनरल माथुर साहब, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा आप तीनों से। देखिए, बातचीत दीपक शुरू नहीं हुई है, लेकिन वो मुद्दा बिल्कुल सेंट्रल रहेगा और मेरा ये मानना है कि ईरान को इसके ऊपर अपने रुख में लचीलापन लाना पड़ेगा, अन्यथा ये चीज कहीं नहीं जा रही है। और हम कितना भी इसको कहते रहे कि ईरान जीत रहा है, जज्बा और अपने जोश के साथ जीतता चला जा रहा है, मेरा ये मानना है कि आज आप वहां की परिस्थिति, आज के समाचार पत्र की सुर्खियों में मैं देख रहा था कि वहां पर लोग रोटी इंस्टॉलमेंट्स पे लेकर के खा रहे हैं। अब इस प्रकार की आर्थिक परिस्थिति, इसमें अगर थोड़ा सा एग्जेजरेशन भी है, तब भी जो आर्थिक परिस्थिति वहां की है वो बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। और ये वही ईरान है जो कि कुछ देर पहले तक ये कह रहा था कि हमें $800 बिलियन चाहिए और $500 बिलियन चाहिए, हमारा सारा कॉम्पनसेशन दीजिए। वही IRGC अब $12 बिलियन के लिए भीख मांग रही है। ये भीख शब्द आप में सोच समझ के बोल रहा हूँ। वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे 12 बिलियन जो हैं उसको डीफ्रीज कर दीजिए आप, तब हम बात करते हैं। अमेरिका ये कभी भी नहीं करेगा। तो मेरा ये मानना है कि ईरान को जो न्यूक्लियर, जो मेन मुद्दा है, आप क्या सोचिए दीपक, क्या अमेरिका न्यूक्लियर पे अपनी बात मनवाए बगैर यहां से जाकर के अपनी साख को कहीं छुपा सकता है? क्या नहीं। तो जब तक वो चीज नहीं आएगी बातचीत के टेबल पे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हॉर्मुज, उनके पास कोई जरिया नहीं है। जो मैं कहता हूं बार बार, देखिए, विन विन दोनों के लिए जब तक सिचुएशन नहीं होगी। डील क्या होती है? डील, आप बाजार में जमीन खरीदने जाएंगे, उसकी भी डील होती है। तो जो बेचने वाला है उसको भी थोड़ा लाभ होता है, खरीदने वाले को भी थोड़ा लाभ होता है, तब डील फाइनलाइज होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर डील आपको करनी है तो डील में दोनों को जब तक लाभ होता हुआ नजर नहीं आएगा, तब तक आप डील नहीं कर सकते। और अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। जिस आपने समझौते को, JCPOA को फाड़ करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, उसको अगर वहां से ढूंढ के निकाल के भी ले आएंगे तो कम से कम उस लेवल तक तो ईरान को आना पड़ेगा। तो जब तक ईरान लचीलापन नहीं दिखाएगा, तब तक ईरान इसके अंदर आगे, और मेरे को पूरा यकीन है कि वो जो उस लेवल तक आने के लिए शायद तैयार हो जाएं। एक दो चीजें हैं, नेगोशिएट करने की आवश्यकता है, लेकिन सेंट्रलिटी जो एटॉमिक इशू की है वो इस डील में बनी रहेगी। सेंट्रलिटी हॉर्मुज की है, वो इस डील में बनी रहेगी। और उसके बाद ही कहीं बातचीत, आगे जाके बातचीत होगी। दोनों तरफ से थोड़े बहुत जो चीजें ईज आउट होती हुई नजर आ रही हैं, वो मुझे लगता है कि यही होगी कि वो कहेगा कि चलिए हम इस बात पे राजी हो जाते हैं, या हम JCPOA को दोबारा रिगेन कर लेते हैं, अपना जो HEU है उसको हम डिग्रेड करवा देंगे अथवा किसी को दे देंगे। तो ये बात उनको करनी पड़ेगी, मेरा ये मानना है। फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये आपको बता सकता हूं कि जो बातचीत हो रही है उस बातचीत में ये मुद्दा निश्चित रूप से डिस्कस हो रहा है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दीपक। डॉक्टर अजिताभ, ये मुद्दा डिस्कस हो रहा है, मेरा तो ये मानना है ये सेंट्रल इशू है, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद अगर इस तरह के हिकअप्स आते रहे कि पहले अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान ने गिराया, फिर अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने फिर पलटवार कर दिया GCC कंट्रीज पर, तो ये कितनी बड़ी इरिटेंट का काम करेगा इस पूरी पीस प्रोसेस के अंदर। और इन सब के बीच इजराइल कहां खड़ा है, क्योंकि इजराइल का जो संकट है वो जब तक हूती खत्म ना हो, हिजबुल्लाह खत्म ना हो, हमास खत्म ना हो, तब तक इजराइल का संकट टलेगा नहीं। देखिए दीपक जी, ईरान को गरीब बनाने में, ईरान को इस लेवल तक लाने में अमेरिका का हाथ है। पिछले 50 साल से उस पर बैन लगा रखा है, सैंक्शन लगा रखा है, उसके फंड को फ्रीज कर रखा है। सारी चीजों के बावजूद, साम दाम दंड भेद अपनाने के बावजूद अमेरिका उसको झुका नहीं पाया। ये अमेरिका की हार है। दूसरी तरफ आपने कहा ईरान, देख लीजिए आज सब कुछ खो जाने के बावजूद भी अपने जो प्रॉक्सीज हैं, पार्टनर्स हैं, उसके साथ खड़ा है। अमेरिका कहां है? आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू पे एक कटाक्ष किया है
कि वो मतलब युद्ध प्राइम मिनिस्टर हैं, अब तो वो मतलब रिटायरमेंट की तरफ उनको संकेत दे रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। आप सोच लीजिए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को रिटायरमेंट की ओर दिखा रहे हैं। ये आज का स्टेटमेंट है। और इस तरह से कितने पार्टनर्स को, चाहे वो इटली की बात कीजिए, जर्मनी की बात कीजिए, यूके की बात कीजिए, किसी को उन्होंने छोड़ा है क्या? तो यहाँ पे ईमान और जमीर की भी बात होती है। सिर्फ पैसे से, पावर से आप चीजों को नहीं खरीद सकते। आपने जो दुनिया के हर जगह आपने जाके जिस तरह से शुरू तो कर देते हैं, लेकिन आप निकलने का रास्ता, जो वो चक्रव्यूह है ना, वो निकलने का रास्ता आप नहीं कर पाते। ठीक है। और उसका परिणाम है कि दुनिया को भी आपने एक तरह से कहिए कि ढकेला है, गरीबी में, डेवलपमेंट में, तो क्लाइमेट के इश्यूज पे आप देख लीजिए कितने सारे इश्यूज हैं। कहीं भी आज अमेरिका सॉल्यूशन देने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल सही कहा इजराइल का क्लियर कट गोल है अपने लोगों को बचाना, अपना बफर सिक्योरिटी जोन बनाना। ग्रेटर इजराइल का सपना तो बहुत दूर है, निश्चित रूप से वो होगा। और इमीडिएट जो उसका पॉलिटिकल गोल है कि भाई इलेक्शन जीतना है, उसके ख्वाब वो देख रहा और उसकी तरफ काफी हद तक वो पहुंच रहा है। लेकिन उसके लिए भी इतना आसान नहीं है। जिस तरह से ईरान डटा हुआ है अपने प्रॉक्सीज को, देखिए ईरान पहले बैक में था अपने नहीं प्रॉक्सीज डॉक्टर जी, को तो आप पावर यही दिखाने की रुकेंगे, कोशिश कल इस किया, पर फिर हम करने इस दिया। मुद्दे पर एक बार फिर से बात कर लेंगे। अफसोस मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। अंतर बता रहा हूं अप्रोच के अंदर। अब बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप ने खूब भड़काया, पागल भी कह दिया, आर यू मैड, एफ वर्ड का इस्तेमाल भी उन्होंने अपनी इस पूरी बातचीत के अंदर कर लिया। लेकिन ईरान ने कभी भी एक बार भी अपने प्रॉक्सीज को कभी डांटा हो कि आप इजराइल पे मिसाइलें क्यों चला रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए अप्रोच में दोनों का अंतर है, और अप्रोच के साथ साथ जो है दोनों ने क्या कमिटमेंट दे रखी है अपने लोगों को, उसका भी एक बहुत बड़ा अंतर है। तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत युद्धभूमि में इस तरह चलते रहेगी।